मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर हर किसी की नजर है और जिस तरह से कांटे का मुकाबला दतिया में दिखाई दे रहा है, कभी आगे बीजेपी प्रत्याशी चल रहे हैं लेकिन लीड लगातार कम हो रही है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल अभी चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो जारी है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार दतिया में मौजूद है और हर पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे, समझेंगे कि जो चौथे राउंड की जब कंप्लीट होगी तो क्या होगा। लेकिन इस बीच जो त्रिकोणीय मुकाबला दतिया में क्या देखने को मिल रहा है, हालांकि तीसरे जो प्रत्याशी है वो ये दावा कर रहे हैं कि पूरे 15 राउंड जब हो जाएंगे तभी बात करेंगे, क्योंकि उन्हें आखिरी 15वें राउंड तक बहुत उम्मीदें हैं। इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण धौलपुरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। और साथ ही साथ मुझे टीवी स्क्रीन पर बीजेपी प्रवक्ता भी नजर आ रहे हैं, कल्पेश ठाकुर जी। कल्पेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहले प्रवीण जी, आपका रिएक्शन ले लेती हूं मैं कि दतिया से जो खबरें आ रही हैं वो क्या महसूस करा रही हैं कांग्रेस और प्रवीण धौलपुरे को। जी देखिए, जो पूर्व प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जिस तरह से किसानों की मांगों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देती है, वो सब परिणाम यहाँ देखने को मिलेंगे। और जो अंदरूनी गुटबाजी थी भारतीय जनता पार्टी की वो यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि अभी 2 ही राउंड हुए हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग के परिणाम आना चालू हो गए हैं। चौथे 5वें राउंड तक आप देखें, कांग्रेस भारी मतों से विजय, और ये विजय कांग्रेस की जीत के साथ साथ ये जीतू पटवारी जी की विजय है, जो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जनता की आवाज उठाते हैं, किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, हर वर्ग की जो आवाज जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं, तो उनकी जीत है। ये प्रदेश कांग्रेस के संगठन की जीत है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो बहुमत कांग्रेस को मिलने जा रहा है, जो 23 में भी मिला था वो 26 में भी पुनः मिलेगा। जी कल्पेश जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जल्दी से आपका रिएक्शन भी चाहिए अब तक की जो काउंटिंग हुई है उस पर। क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी सोनल जी देखिए, पहले जो 3 राउंड की गणना सामने आ रही है, हम लोग वहां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पिछले 4 चुनावों में हम लोग पीछे रह गए थे। निश्चित ही जैसे जैसे आगे चुनाव की टेबल्स बढ़ेगी, गिनती बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि अभी वहां तो मतगणना शुरू नहीं हुई जहां बेसिकली हम लीड लेते हैं। तो जैसे जैसे जनगणना आगे बढ़ेगी तो आप देखिएगा हमारी लीड बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 4 चुनावों में जहां से ये मतगणना शुरू हुई है वहां हम पीछे रह जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि पहले 2 राउंड में हमने लीड लिए और तीसरे राउंड में हम शायद मामूली मंत्र से थोड़े से पीछे चल रहे हैं 50-55 वोट से, लेकिन हम निश्चित ही ठीक करेंगे और अच्छा करेंगे और आस्तोष ही जीतेंगे। आपकी आवाज में, आपके एक्सप्रेशंस में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है? क्या 2023 का नतीजा बार बार सामने आ रहा है? ऐसा नहीं है सोनल, मेरे आवाज में बहुत आत्मविश्वास है। थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच के कारण शायद हो सकता है आपको मेरी आवाज में वो कुछ। चलिए, मैं आपके सपोर्ट के लिए एक चीज और बता देती हूँ। ठीक है, अभी नरोत्तम मिश्रा जी भी जुड़े थे, कल्पेश जी, नरोत्तम मिश्रा जी भी अभी जुड़े थे, उनको भी सुन रहे थे। तो वो जो एक गर्मजोशी के साथ और जब बीजेपी जीतती है, हालांकि अभी देखिए बहुत इनिशियल स्टेज पर है, अभी चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है जो हमारे पास सूचना है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपने भी स्वीकार किया है। खैर, अभी न जीत की खुशी न हार का गम। सत्यप्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत चर्चा की हमने दतिया उपचुनाव होने से पहले, और काउंटिंग तो आज है लेकिन मतदान के पहले और मतदान के बाद कई बार इस विषय को हमने बैठे हैं और हमने बात की है। आज जो काउंटिंग में स्थिति आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले यदि आप INS 24/7 के दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, अगर आपकी ये ट्रेंड है, ऑफिशियल तो अभी 2 ही अनाउंस हुए हैं, जिसमें 875 से बीजेपी वहां आगे चल रही है। हालांकि तीसरा राउंड का आपने अभी जिक्र किया है मेरे जुड़ने से पहले, तो मुझे आप थोड़ा क्लियर करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तीसरे राउंड में कितने से आगे है? ये तीसरे राउंड में मेरे पास जो अपडेट है मैं आपको भी बता देती हूँ। और मेरे पास जो हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर है, उन्होंने ये बताया था कि थर्ड राउंड में बीजेपी जो है 31,417, माफ कीजिए, कांग्रेस, और कांग्रेस जो है वो 12,432, बीजेपी 12,399, ये आंकड़ा दिखा रहा था। देखिए, ये अभी जो लीड है बीजेपी की वो बहुत थिन है पहले 3 राउंड में।
तो कहा यह जा सकता है, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, कि वो जो वहां पर फाइट है वो बहुत ही क्लोज है, और रिजल्ट भी मुझे लगता है कि क्लोज ही दिखेगा। अब आप, एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये रूरल एरिया से शायद मेरे ख्याल से जी हाँ रिजल्ट आया है। तो रूरल एरिया का और अर्बन का जो इलेक्टोरल बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा अंतर ज्यादातर देखने को मिलता है। सत्यप्रकाश जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। जी जी सत्यप्रकाश। तो जो इलेक्टोरल बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं दोनों वोटर्स का, इलेक्टर्स का थोड़ा सा अंतर दिखता है। अब वो अंतर भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा या फायदेमंद होगा, ये तो जब रिजल्ट्स आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन भले ही यहाँ पर दोनों स्पोक्स पर्सन मेन पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी के बैठे हैं, ये लोग किसानों के मुद्दे, फलाने मुद्दे, डेम के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है उस सीट पर मेजरली जो इश्यूज रहे हैं वो लोकल के ही रहे हैं, और मुख्य रूप से दो रहे हैं, एक कास्ट और एक कैंडिडेट। कैंडिडेट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस चुनाव पर पड़ने वाला है। ना तो कांग्रेस के इश्यूज काम आएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नेंस का मॉडल है वो जरूर कुछ इंपैक्ट डाल सकता है, वो भी डॉक्टर मोहन यादव की कास्ट, यानी जिस कास्ट को वो बिलोंग करते हैं, वो वोट वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। 13-14 हजार वोट लगभग यादव कम्युनिटी के हैं। चूंकि यादव से एक वहां कैंडिडेट ऑलरेडी है किसी पार्टी से, लेकिन वो यादव और मोहन यादव यानी अहीर और कमरिया यादव का वहां डिफरेंस है। दतिया में कमरिया कम, सियोड़ा में ज्यादा, दतिया में अहीर यादव ज्यादा हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जो महत्व दिखता है, जो पिछले बार नहीं दिखाई दिया था, यानी हम लगातार 3 या 4 चुनाव में, हालांकि जहां कास्ट वाइज तो कहीं दिखाई तो देता नहीं किसी भी ऑफिशियल पोर्टल पर, लेकिन हाँ जो माना जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां यादव कम्युनिटी का सपोर्ट कम ही मिला है। भले ही नरोत्तम लगातार 2008, 2013, 2018 के चुनाव वहां कांग्रेस के अगेंस्ट जीते हो, लेकिन अब की बार जो एएसपी एंट्रेंट पार्टी है उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो जरूर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलार्मिंग बाइल जरूर दिखाई दे रही है मुझे। आपको याद होगा कि ग्वालियर, चंबल, रीवा यानी बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये वो पार्ट है जो यूपी से लगा हुआ है। यहाँ आपको पता हो कि 15-20 साल पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में बीएसपी का बड़ा दबदबा माना जाता था, और यहाँ बीएसपी का एक अच्छा वोट, हालांकि उतनी सीट्स नहीं आती थी, लेकिन वोट शेयर उनका रिमार्केबल रहता था। हालांकि आपने देखा होगा कि कई चुनाव में वो दहाई का अंक भी पार की है मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ समय से जब मायावती का जो डिक्लाइन आया है तो बीएसपी का भी डिक्लाइन आया, उसके साथ वो वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वही इसी बात से एक सवाल, माफ कीजिए टोक रही हूँ, क्योंकि बीएसपी का वो इन्फ्लुएंस तो अब यूपी में भी नहीं रहा, वो बॉर्डर एरिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं उस क्षेत्र में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी, कि ये बीजेपी ने ही जो है कहीं ना कहीं ये जो यादव और या वोट है, या कहें कि कांग्रेस के वोट काटने के लिए जो तीसरे जो त्रिकोणीय मुकाबला दे रहे हैं इन दोनों ही पार्टियों को, वो उनकी ही पार्टी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि है। देखो, आपने बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछा, इसका जवाब ऑन स्क्रीन या ऑन एयर नहीं दिया जा सकता। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि वो बी टीम के रूप में बीजेपी की में कैंडिडेटचर उनका लिया गया है, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, कांग्रेस का आरोप है, बीजेपी की तरफ से दिया गया है। उनको जिस प्रकार की सुविधाएं, जितना उनका खर्च करने का अंदाज उनकी कैपेसिटी से अधिक, ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ये जितना ज्यादा वोट गेन करेंगे वो कांग्रेस को ही डेंट करेगा, और दिख भी रहा है। अगर पहले 3 राउंड की काउंटिंग देखते हैं तो उसमें साफ जाहिर होता है। ये माना जा रहा था कि जितने भी पोलिस्टर्स थे इलेक्शंस के, यानी काउंटिंग से पहले ये आकलन था उनका, चाहे एग्जिट पोल रहे हो, ओपिनियन पोल्स रहे हो, उनमें ये माना जाता था कि ये 10-12 हजार वोट लेंगे। लेकिन पहले 3 राउंड में 3-4 हजार वोट का अगर आंकड़ा कोई छूता है तो आप ये मान के चलिए कि 15 राउंड जब पूरे होंगे
तो वो किस स्थिति में पहुंचेंगे, ये आपके स्क्रीन पे ही कुछ समय बाद हमको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो फाइट है बहुत क्लोज है। बीजेपी ने जहां पूरी ताकत हर कम्युनिटी के वोटर्स पर अपने इन्फ्लुएंशियल लीडर, चाहे स्टेट लेवल के रहे हो, इवन नेशनल लेवल के रहे हो, लोकल लेवल के तो लगाए ही है, उन कास्ट के वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया। मोहन यादव ने भी अपनी कम्युनिटी के वोट को लाने का पूरा प्रयास किया। बावजूद कांग्रेस अगर देखी तो 2 डिकेड्स, 2 क्या 3 डिकेड्स पुराना एक स्लोगन, जात पे न पात पर, इंदिरा जी की बात पर। सत्यप्रकाश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों के साथ साझा कर रहे हो। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। दर्शकों, दतिया उपचुनाव में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई और 783 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार जो थे वो आगे चल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जो थे वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दतिया से, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, चौथे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। कांग्रेस 783 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को मिले हैं 4808 वोट अब तक। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को मिले हैं 4058 वोट अब तक। यानी बेहद कांटे का मुकाबला, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, बेहद इंटरेस्टिंग होंगे नतीजे। ऐसे शुरुआती ये जो रुझान अब तक आए हैं, जो काउंटिंग चल रही है, अभी चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उससे देखकर ये समझा जा सकता है कि इतना आसान नहीं होगा। भले ही आप सत्ता में हो, लेकिन इन सब के बीच भी कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में ही जाता है जब उपचुनाव होते हैं। लेकिन दतिया का जो मूड है वो क्या कह रहा है, अभी तक जो काउंटिंग हुई है उसमें ऐसा तो नहीं लग रहा। लेकिन अब दिलचस्प होगा क्योंकि हमारे साथ कल्पेश ठाकुर जी लगातार बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी उस क्षेत्र में तो हुई नहीं है काउंटिंग जहां से हमको लीड मिलती है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया, उन्होंने अर्बन और रूरल एरिया की बात की है। लेकिन ये जो कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, इस पर मैं कल्पेश जी जल्दी से आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। सर, आप जुड़े हैं क्या कहीं? हाँ, मैं जुड़ा हूँ, अभी ऑन एयर हूँ जी। अच्छा, ठीक है। कल्पेश जी, वहां हमेशा से कांग्रेस का प्रभाव रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले 2 राउंड हम उस क्षेत्र में जीते हैं, अन्यथा हम वहां पिछले 4 चुनावों में पहले 2 राउंड हमेशा वहां हारे हैं। इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जल्दबाजी में राय ना बनाई जाए, क्योंकि अभी भी 11 राउंड की गिनती बाकी है। तो आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे वो हमारा मत प्रतिशत बढ़ना शुरू होगा और हम शुरू से पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि जब हम कांग्रेस के गढ़ में ही उनको बराबर की टक्कर दे रहे हैं, जब कांग्रेस हमेशा हमसे लीड लेती आई है, तो निश्चित ही हम बहुत जल्दी एक आध राउंड बाद आप देखेंगे ना को इसी राउंड में कि हम इन लोगों से आगे निकल जाए। जी कल्पेश जी, वो कौन कौन से विषय होंगे जिसको लेकर आपको लग रहा है कि जनता ने इस बार आपको ही चुना है और आप ही जब नतीजे आएंगे तो सामने दिखाई देंगे जीत के रूप में? देखिए सोनल जी, पूरा परिदृश्य मीडिया के मित्रों के सामने फोन पर ले लीजिए, शायद डिस्कनेक्ट हुआ है, कुछ नेटवर्क का इशू है। आशुतोष तिवारी भाजपा उम्मीदवार, घनश्याम सिंह कांग्रेस उम्मीदवार, दोनों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कल्पेश ठाकुर बीजेपी का पक्ष हमारे साथ लगातार रख रहे हैं। कल्पेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बोलिए सर, प्लीज कंटिन्यू। सोनल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश को, मीडिया के सारे मित्रों को, सबको पता है कि कदाचारण के आरोप में भारती जी का निलंबन निष्कासन हुआ और उनकी सदस्यता भी रद्द हुई। ठीक है। लेकिन इसके बाद इस 3 साल में जो निष्क्रियता रही और पिछले कल जो अंतरकल है निकल कर आई है कि उनको भारती जी को तो पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है, तो इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस कई हिस्सों में बटी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का कैडर मिलकर चुनाव लड़ा है। इसी का परिणाम ये दिख रहा है कि जिन पहले 3-4 राउंड में हम हमेशा पीछे रहते थे, वहां भी कांटे का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम जहाँ से लीड लेते हैं उस तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक है प्रवीण जी, बहुत बड़ी बात नहीं है कल्पेश ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आपको बढ़त मिल रही है वहां पर आमतौर पर जो है वो आपका इलाका, आपका प्रभाव रहा है और ऐसे में बहुत ज्यादा कोई उनको चिंता है नहीं कल्पेश ठाकुर को और उनकी पार्टी को कि वहां से यदि आगे चल रहे हैं कुछ मतों से, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है, ये आप भी देख रहे हैं। देखिए, अंतर की बात नहीं, जो जनादेश जनता दे रही है उनके मन की बात है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां काम करती है और जिस तरह से लगातार थोपी जाती है चीजें, जिस तरह से वहां के दादा का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो वहां की जो जनता है वो जनमत के रूप में कांग्रेस को मतदान देकर दिखाएगी। क्योंकि पूर्व में भी
कांग्रेस को मतदान जनादेश दिया था, वो जनादेश को लेकर ही पूरा प्रश्न बन रहा है पूरा। लेकिन जिस तरह आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी एक चौथा राउंड हुआ है, चौथे राउंड के अंदर 743 वोटों से हम लोग आगे हैं, और जिन मतदान स्थलों पे अभी 11 राउंड बचे हैं, निश्चित रूप से वहां भी हम लोग भारी मतों से बाहर आएंगे। और जैसे कि हमारे प्रत्याशी ने कहा कि 12,000 मतों से हम लोग जीतेंगे, तो हमें उम्मीद इस बात की है कि 12,000 से भी आगे की संख्या जाएगी। 15 से 18,000 का मतों का अंतर रहेगा, जो हार और जीत का रहेगा। और जो पूरी मशीनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और तमाम अपने दर्जनों मंत्रियों को लगाया था, उप मुख्यमंत्री वहां स्वयं रहा है, मुख्यमंत्री जी ने तो इतनी सभाएं करी हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है आपसे ये जानना कि ये दादा का जिक्र जो आपने किया, उनकी तकलीफ का जो आपको अंदाजा है, अपने लोगों की तकलीफ का अंदाजा है कि नहीं पता नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा कि किसने किसकी तकलीफ पर ज्यादा ध्यान दिया है। इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं INH और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर, आपसे समझना है, अभी जिस तरह के सामने आए चौथे राउंड के बाद, तो बहुत अंतर नहीं है, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है और पूरी उम्मीद उनको है, कह रहे हैं कि अभी जिस क्षेत्र की काउंटिंग चल रही है, दरअसल वो कांग्रेस की प्रभाव वाला इलाका है। ऐसे में बीजेपी की अब भी उम्मीदें कायम है और कायम रहना भी चाहिए, क्योंकि अभी चौथे राउंड की हुई है, अभी और बाकी है लगभग 4 राउंड। जाएंगे ये, या सर आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। जब पहले राउंड के अंतर्गत एक बड़ी लीड भाजपा प्रत्याशी को मिली थी, तब हमारी बातचीत हो रही थी, तब भी हमने यही कहा था कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। प्रारंभिक रुझान अंतिम परिणाम नहीं हुआ करते, तो ये छित्रवाद है। और अभी भी जो अंतर है 4 राउंड के बाद, उसमें किसी भी पार्टी को ना तो बहुत निराश होने की जरूरत है और ना ही बहुत खुश होने की जरूरत है। अगर अभी 3 उपचुनाव इस समय देश में चल रहे हैं जहां पे मतगणना चल रही है, उसमें गुजरात के संदर्भ में वह स्थिति है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को लड्डू बांट देने चाहिए और कांग्रेस को अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अंतर तकरीबन 12,000 वोटों से ज्यादा का हो गया है। लेकिन बांकीपुर की बात करें या दतिया की बात करें, तो दोनों ही जगह एक कांटे के मुकाबले की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है। बांकीपुर में भाजपा का प्रत्याशी पीछे चल रहा है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 बार विधायक थे। वहां पर प्रशांत किशोर जैसा एक चर्चित राजनीतिज्ञ इस समय आगे चल रहा है, हालांकि वो अंतर 1000 वोट का ही है। वही स्थिति दतिया के संदर्भ में। दतिया के संदर्भ में कहानी यह है कि घर को लग गई आग घर के चिराग से। दोनों ही पार्टियां अपने घर के चिराग से झुलसी हुई हैं। नरोत्तम मिश्रा की टिकट काट के आशुतोष तिवारी को जब मैदान में उतारा गया, तो उसके बाद हुए तमाशे को पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा, तो दतिया ने नहीं देखा होगा क्या? तो वो नाराजगी, वो खिन्नता, वो गुस्सा, वो आक्रोश दतिया की सड़कों पर दिखा, तो दतिया के मतदाता को नहीं दिखा क्या? और कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस तो चुनाव के दौरान भी नाराजगी दिख रही थी, चुनाव हो जाने के बाद भी नाराजगी दिख रही थी। कांग्रेस ने तो इतना इंतजार भी नहीं किया कि मतगणना हो जाती उसके बाद कोई बात करते। उन्होंने तो मतदान होने के बाद ही प्रत्याशी ने पहले बम गोले दाग दिए पूर्व विधायक के ऊपर, राजेंद्र भारती के ऊपर, और फिर पार्टी नेतृत्व ने मतगणना से पहले वाले दिन ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। निष्कासित नहीं किया पर निलंबित तो कर ही दिया। कुल मिला के सर्टिफाइड कर दिया कि राजेंद्र भारती ने पार्टी की जड़ों में मठा डालने का काम किया, उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम किया, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। यह संदेश तो कांग्रेस ने दे दिया। तो जब दोनों ही पार्टियां इस अनुभव के साथ गुजर रही हैं कि जो उसके सबसे मजबूत खंबे थे वो पार्टी के संदर्भ में नकारात्मक भूमिका में रहे, तो ऐसे में चुनाव तो दिलचस्प होना ही था। तो चुनाव दिलचस्प है। अब जिसकी लीड होती है वो बढ़ चढ़ के दावे कर लेता है। पहले भाजपा बढ़ चढ़ के दावे कर रही थी, अब कांग्रेस की थोड़ी बढ़त आई है, तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं हम 12,000 से जीतेंगे और 15 और 18,000 से जीतेंगे। पर सच ये है कि जो भी जीतेगा वो एक बड़े मुश्किल मुकाबले में जीतेगा। 2-4 हजार के अंतर से ही जीत के संदर्भ में हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अपने अपने घरों से चुनौती मिली है, बाहर की चुनौती को तो छोड़िए। तो कुल मिला के ऐसा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। सुनील जी बिल्कुल, ये देख भी रहे हैं सर। वाकई में एक और विषय उठकर आया, राजनीतिक विश्लेषक जब लगातार बातचीत कर रहे थे, जुड़ रहे थे हमसे, तो वो ये भी कह रहे थे कि दतिया की जनता ने
तो जिस तरह का इंटरेस्ट दिखाया वो ठीक है, लेकिन आपने जो कहा कि अपनों ने ही जो है वहां पर दगा दिया है, इन सब के बीच ये भी बातचीत होती रही कि ये चुनौती यहाँ पर खासतौर पर जिसका जिक्र आपने किया बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुत एक बड़ा मैसेज सत्तारूढ़ जो दल है उसके लिए जाने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है चुनाव उनके लिए। इसे किस तरह से सर समझाएंगे हमारे दर्शकों को आप कि क्या मैसेज निकलेगा? चुनाव में जीत या हार के साथ सबके अपने अपने समीकरण हैं। कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस ने कल का कदम उठाकर प्रदेश नेतृत्व ने अपने आप को बचा लिया है। तब राजेंद्र भारती के खिलाफ कार्रवाई कर दी, दिल्ली के द्वारा कार्रवाई हुई है, प्रदेश के प्रभारी हरीश जी के अनुशंसा पर वो कार्रवाई हुई। इसके माध्यम से जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर जीत गए तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी देखिए हमने चुनाव निकाल के दिखा दिया, और अगर हार गए तो सामने है। जब राजेंद्र भारती ही पार्टी के खिलाफ काम कर लिए तो पार्टी क्या करती? तो कुल मिला के पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आज जीतने या हारने के बावजूद भी उनके ऊपर बहुत आंच ना है। ठीक। अब भाजपा के संदर्भ में अगर बात करें तो भाजपा के संदर्भ में हेमंत खंडेलवाल और मोहन यादव के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उनके लिए अग्नि परीक्षा है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पर इसके संदर्भ में तथ्यात्मक बात यह है कि भाई ना तो हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा था और ना ही डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव मत लड़ाइए। नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी न बनाए जाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व का था। तो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया, उसकी प्रतिक्रिया जो हुई वो पूरे देश ने देखी, तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी देखी। अब इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की बल्ले बल्ले। क्या आपने एक फैसला लिया और वो फैसला भी सही साबित हुआ और हमने चुनाव जीता भी दिया। पर अगर चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी दतिया में तो मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की क्या भूमिका? भाई नरोत्तम मिश्रा एक फैक्टर थे। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने की बगावत पूरे देश ने देखी थी। पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत पार्षद और तमाम पदाधिकारी इस्तीफा दिए थे। तो अगर हार गए तो भाई पार्टी ने फैसला ऐसा लिया था, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया था, इसलिए परिणाम ऐसा है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही जगह पर जो भी परिणाम आए प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर दोनों पार्टियों में कोई बड़ी आंच नहीं आएगी। बाकी दुमदुगी सबकी बड़ी हुई है, तो देखते हैं ऊंट किस करवट लेता है। जी सर, बांकीपुर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, उस पर भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा वहां का भी अपडेट। देखिए बांकीपुर के संदर्भ में दिलचस्प बात यह है कि ये चुनाव वस्तुतः जब घोषणा हुई थी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव था। नितिन नवीन जी ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट भी दिलाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप मान के चलते कि उन्होंने टिकट दिलाया होगा, अपनी सीट पर तो दिलाएंगे ही। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दूसरी जगहों पर भी टिकट फाइनल करा देते हैं, तो अपनी सीट पर तो उनका विशेषाधिकार रहा ही होगा। पर वो प्रत्याशी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते विवादों में आ गया। उस प्रत्याशी में खुद कोई दोष नहीं था, लेकिन 30 साल पहले जो चारा कांड पूरे देश में सुर्खियों का विषय बना था, जानकारी ये मिली तो उसमें उनके माता पिता के खिलाफ भी एफआईआर हुई थी और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। ये बात पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और नितिन नवीन की जानकारी में नहीं थी, और जब ये बात जानकारी में आई तो लगा कि ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पार्टी चारा घोटाले के संदर्भ में बड़ी मुखर रही है। तो इसलिए ये प्रत्याशी बदला गया। प्रशांत किशोर मैदान में आ गए तो इसलिए चुनाव खासा चर्चित भी हो गया और प्रतिष्ठापूर्ण भी हो गया। इसके बाद में दूसरे आम कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बना दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो रही, प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर एक अलग ही प्रतिष्ठा रखते हैं और उनका इतिहास भी सफलताओं से भरा हुआ है। भाजपा की 2014 में सफलता हो, फिर बाद में चाहे समाजवादी पार्टी के संदर्भ में हो, चाहे टीएमसी के संदर्भ में हो, प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार के संदर्भ में भी हो, प्रशांत किशोर की एक रणनीतिकार के तौर पर उपलब्धियां रही। तो प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के संदर्भ में एक रणनीति ये बनाई कि उन्होंने इस चुनाव को नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर में तब्दील नहीं होने दिया। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के माध्यम से शुरू से ही सम्राट चौधरी को निशाने पर रखकर आए थे। जब बिहार का विधानसभा चुनाव था, वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका पे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर पूरी तरीके से हमलावर रहे सम्राट चौधरी पर बतौर मुख्यमंत्री। उन्होंने सम्राट चौधरी की क्षमताओं पर सवाल उठाए, उनके बैकग्राउंड पर सवाल उठाए, उनके आपराधिक इतिहास को
उन्होंने मुद्दा बनाया और कोड़ में खाज ये हुआ कि उसी समय पे नीट के संदर्भ में आंदोलन आया और उसकी आंच पटना और बाकी बिहार में भी पहुंच गई। हमने देखा जिस तरीके से पटना में लाठियां चली, सीवान में तो AK-47 तक का इस्तेमाल हो गया। तो कुल मिला के युवाओं के बीच में सम्राट चौधरी को लेकर एक नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की और नितिन नवीन के साथ भावनात्मक विषय ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा का और बांकीपुर की जनता उस भावना में ना बह जाए, इसलिए प्रशांत किशोर ने एक शब्द नितिन नवीन के खिलाफ नहीं बोला जी। तो प्रशांत किशोर की ये रणनीति कहीं ना कहीं प्रभाव दे रही है, ये अभी तक का रुझान बता रहा है। ठीक है, प्रशांत किशोर चुनाव जीत नहीं गए, हाँ। पर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं जी। अंतिम परिणाम जो भी आए, पर प्रशांत किशोर की सशक्त उपस्थिति, दमदार उपस्थिति, जोरदार तरीके से मैदान में अपने वजूद का एहसास प्रशांत किशोर करा रहे हैं। हाँ। तो मानना चाहिए कि रणनीतिक दृष्टि से प्रशांत किशोर भाजपा के मुकाबले आगे रहे जी। और अगर ये चुनाव प्रशांत किशोर जीतते हैं तो नितिन नवीन तो राज्यसभा के सदस्य भी हो गए, हाँ। नितिन नवीन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए, पर सम्राट चौधरी के लिए ये विषय काफी गंभीर हो जाएगा जी। कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव पटना शहर के अंदर भाजपा हार गई। सर ये तो बात आपने कही, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो उनका क्षेत्र, वहां बीजेपी हारती है, तब क्या मैसेज जाएगा कि अपने क्षेत्र को नहीं बचा पाए, जिम्मेदारी पूरे देश की, क्या ये मैसेज भी जाएगा? देखिए ये मैसेज जाएगा, पर प्रशांत किशोर ने अपने चुनाव के दौरान इसे मैसेज नहीं बनने दिया था। अगर ये विषय बनता तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर आगे ना दिखते, तो प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान इसे विषय नहीं बनने दिया। लेकिन इतना तय है कि परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर इसे केवल सम्राट चौधरी तक सीमित नहीं रहने देंगे, वो इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी लेकर जाएंगे ही। चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के साथ नहीं जोड़ा, पर चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर अपनी ऊंचाई इस रूप में लेंगे कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में चुनाव जीतकर दिखाया। ये केवल और केवल बिहार सरकार की नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की हार है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव क्षेत्र में मैं चुनाव जीत रहा हूं। तो चुनाव के बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा से जुड़ जाएगा, पर चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के साथ उन्होंने नहीं जुड़ने दिया। हालांकि नितिन नवीन ने आखिरी 4 दिन में जरूर कोशिश की, उन्होंने भावनात्मक रूप से जनता के बीच में अपील भी की। उन्होंने अपने 4 दिन बांकीपुर में ही बिताए, आखिरी दौर में 26 से लेकर 30 तारीख तक वह बांकीपुर में ही मौजूद रहे। उन्होंने बार बार ये बताने की कोशिश की ये मेरा अपना चुनाव है, पर प्रशांत किशोर ने हमेशा कोशिश की कि ये नितिन नवीन के साथ कनेक्ट ना हो पाए। सर आखिरी सवाल है, दतिया पर आ रही हूँ लौटकर, और इसलिए भी क्योंकि यादव वोट बैंक, फिर नजदीकी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से, फिर दूसरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तीसरा फैक्टर ये कि जो तीसरी पार्टी अपनी दमदारी के साथ वहां पर दिखाई दे रही है, या कहें वो कितना गुणा गणित बिगाड़ सकती है इन 2 प्रमुख दलों का, बीजेपी और कांग्रेस का। कांग्रेस के आरोप है कि बीजेपी की बी पार्टी है, फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। आसपा के उम्मीदवार जो थे, जो प्रत्याशी थे, वो भी, और कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर तो उन्होंने लगातार विरोधात्मक बात ही कही है। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, दामोदर यादव ने निश्चित रूप से अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। वो सेवड़ा में भी तकरीबन 30,000 वोट लेकर आए थे, और दतिया में जब उन्हें 30,000 वोट मिले थे, तब आजाद समाज पार्टी को दतिया में बमुश्किल 400 वोट मिले थे, और अब पहले राउंड में वो 2,500 वोट पा चुके थे। तीसरे नंबर की हैसियत में तो दामोदर यादव है। पर यहाँ पे जो परिणाम जब भी आएगा, उसमें एक अलग किस्म का संघर्ष दतिया में यादव समाज और कुशवाहा समाज के बीच में एक बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था। कुशवाहा समाज को लेकर अभी नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनकी टिप्पणी काफी सुर्खियों में है। एक नाराजगी का वातावरण भाजपा के संदर्भ में कुशवाहा समाज में बना हुआ है, उसके अपने कारण। तो कुल मिलाकर तीसरे पक्ष की मौजूदगी को दोनों ही पक्ष अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित करेंगे। दामोदर यादव की मौजूदगी भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए समान रूप से परेशानी का सबब है। ऐसा नहीं होता है कि केवल भाजपा के वोट दामोदर यादव को मिल रहे हैं जी, या केवल कांग्रेस के वोट दामोदर यादव को मिल रहे हैं, दोनों पक्षों के ही मिल रहे हैं जी। पर कुल मिलाकर मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच है जी। और निश्चित रूप से एक कड़े मुकाबले की स्थिति दतिया में साफ तौर पर दिख रही है। घनश्याम सिंह जो अनिच्छा के तहत उम्मीदवार बनाए गए थे, घनश्याम सिंह चुनाव टिकट मिलने के बाद से लगातार कह रहे थे
कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। ठीक है। और पार्टी ने अपने सर्वे में मुझे पाया, उन्होंने मुझे टिकट दिया तो मैं दमदारी से लड़ूंगा। उन्होंने चुनाव दमदारी से लड़ा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ठीक है सर, आपसे ऐसे ही आगे और विस्तृत विश्लेषण के लिए जुड़ते रहेंगे। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, प्रधान संपादक INS 24/7 हरिभूमि के हमारे साथ जुड़े थे और विस्तार से विश्लेषण दतिया उपचुनाव और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर वो कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, साथ ही साथ प्रवीण दौलपुरे जी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। और जाहिर तौर पर दोनों ही दलों में अभी जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। बढ़ी होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक की जो चौथे राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उसमें कोई बहुत खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे गुजरात के जहां उपचुनाव हुए हैं वहां की यदि बात करें, मांचलपुर की, तो वहां तो एक तरफा दिखाई देता है। और जिस तरह डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कहा भी कि वहां लड्डू बांट दे बीजेपी, लेकिन यहां पर कौन अभी कढ़ाई चढ़ाए, इसमें भी असमंजस है। ऐसे में डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो एक मैसेज यहाँ पर जाना है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल हों, डॉक्टर मोहन यादव हों, एक बहुत, और शिवराज सिंह चौहान तो चलिए रैली उन्होंने ज़रूर की है, लेकिन अभी जिस तरह से सीट को लेकर कह रहे हैं कि चुनौती भरा हो सकता है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, आप भी ऐसा ही मान रहे हैं कि चुनौती भरा ही रहेगा ये दतिया उपचुनाव? कहते हैं उपचुनाव बहुत ज़्यादा लोग नहीं उसको करते हैं, जो सत्तारूढ़ है उसी पर जाते हैं, लेकिन ये दतिया उपचुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में 2028-29 में क्या मैसेज देने जा रहा है? देखिए, ये चुनाव जिस क्षेत्र में हो रहा है उसका नाम है ग्वालियर चंबल डिवीजन। रिसेंटली विजयपुर में एक बायपोल हुआ, आपने देखा। वहां पर खुद मंत्री की हैसियत से रामनिवास रावत चुनाव लड़े। उनका गढ़ भी माना जाता था, उनकी कम्युनिटी का वोट बैंक भी बहुत शानदार। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी पूरी ताकत, हर प्रकार का प्रयोग किया, लेकिन रिजल्ट आपके सामने रहा। 2020 में बायपोल्स हुए, 16 बायपोल हुए। आपको याद हो, जब ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए, भाजपा की सत्ता बनी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के कारण, आपने देखा वहां पर भी 7 सीट्स 9 बीजेपी और 7 कांग्रेस जीती, यानी कि परफॉर्मेंस कांग्रेस का वहां भी अच्छा। कहा यह जा सकता है कि जब जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आई हो, चाहे वो जनरल असेंबली इलेक्शंस रहे हो या बायपोल्स रहे हो, तब भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस डिवीजन में सबसे अच्छा रहा और दूसरे डिवीजन की तुलना में। तो ये जो दतिया का जो इलेक्शन है, मुझे लगता है कि ये कोई नेशनल इश्यूज नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण नरोत्तम मिश्रा जो स्वाभाविक उम्मीदवार माने जा रहे थे, और ये भी माना जा रहा था कि वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि सर्वे वहां कुछ नहीं हुआ, जो उनका टिकट ड्रॉप हुआ वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी, उसके कारण ड्रॉप हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी कितना सेटिस्फाइड कर पाए होंगे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स। नरोत्तम, आपने डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल, मुझे नहीं लगता कि हेमंत खंडेलवाल का उस सीट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो, या इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले उनका प्रदेश की राजनीति में बड़ा रुतबा कद रहा हो। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने जिस प्रकार से अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि को या नींव को मजबूत किया, कई बायपोल्स में या जो भी इलेक्शंस हुए उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वहां पर जो यादव कम्युनिटी का वोट है, उस वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने में जो रिपोर्ट्स कहते हैं, मुझे भी अपने लेवल पे मिले हैं, वहां यादव ने ज्यादातर, जो अहीर यादव है उसने डॉक्टर मोहन यादव को के कारण बीजेपी को वोट किया है। ऐसे में ये जो टक्कर है, ये कहीं ना कहीं इतनी खतरनाक जो बनने जा रही है वो उसी कारण से बन रही है। अन्यथा वहां पर कांग्रेस को मजबूत एज थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये चुनाव कौन सी पॉलिटिकल आउटफिट जीत रही है। मुझे ये लगता है कि अभी भी कांटे की टक्कर है। हालांकि अभी 1/5 पार्ट ऑफ द होल इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अभी रिलीज हुआ है, क्योंकि 15 राउंड होने हैं और अराउंड 1/5 पार्ट कह सकते हैं, जिसमें भले बहुत थिन मार्जिन से है, लेकिन हाँ, कांग्रेस वहां आगे आ गई है। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूं, चाहे बांकीपुर की बात करें, मांजलपुर की बात करें या दतिया,
ये 300 बायपोल हुए हैं, जहां पर दो मुख्य रूप से एक जगह स्वाभाविक उम्मीदवार का टिकट ड्रॉप करके एक नए व्यक्ति को चुनाव मैदान में दतिया में उतारा। बांकीपुर में देखते हैं तो वहां पर टिकट चेंज ही कर दिया अनाउंस होने के बाद। यानी कि जो सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी ने जो डिसीजन लिया है, जहां जहां डिसीजन लिए, यानी कि जो पहले नाम थे या संभावित नाम थे, वो नाम कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप से या भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक माने जा रहे थे, उस पर अपना डिसीजन बदला। अगर यहाँ इनवर्स सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी को रिजल्ट्स में दिखती है, तो ये वो घटनाक्रम होगा जो सेंट्रल लीडरशिप की मनमानी, जैसा कि अभी तक देखा जा रहा है, उसको लोग, क्या राजनीतिक एक्सपर्ट भी यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग धर्मी पार्टी है, प्रयोग करती है। लेकिन आपने एक प्रयोग देखा होगा कि देश में पहली बार कार्यकर्ता मास लेवल पर रेजिग्नेशन, सिटिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कई सारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे लोकल बॉडी के हों या रूरल बॉडी के हों, उन लोगों ने रेजिग्नेशन किया। तो ये जो विरोध था, कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इलेक्शन नहीं जाता है, तो ये माना जा सकता है कि लोकल लेवल का जो पार्टी का डिसीजन है, उसको ही अगर आगे पार्टी एंडोर्स करती है तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है, भले ही कांग्रेस में भी भितरघात रहा, स्पष्ट हुआ, लेकिन ये दोनों भितरघातियों के बीच पार्टी, ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने भितरघात किया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने जिस प्रकार से, आपने देखा होगा, नहीं वो तो उनको तो वो राजेंद्र भारती पर ही लग रहा है डॉक्टर सत्यप्रकाश, और ये तो स्वीकार भी कर लिया और इसीलिए शायद कार्रवाई भी कर ली। जैसे अभी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी बोल रहे थे कि थोड़ा और रुक जाते जहां इतना रुके थे, पर उन्होंने उतना भी नहीं किया। प्रवीण धौलपुरे जी, जो बात आपसे कुछ देर पहले मैंने कल्पेश ठाकुर जी के लिए की थी कि भाई आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा जो हमेशा हम देखते हैं। विधानसभा की जब सीटों पर 2023 में नतीजे आ रहे थे तो हम सुबह से वो कॉन्फिडेंस देख रहे थे, लेकिन एक सीट, वो भी दतिया उपचुनाव, उस पर नहीं दिख रहा। आपके साथ भी यही चीज मैं देख पा रही हूँ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। और प्रवीण धौलपुरे जी, वो एक शेर कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती जहां डूबी यहाँ पानी कम था। ये आप लोग जब नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा तो उस वक्त आप लोगों ने खूब हल्ला किया कि देखिए, अभी आप दादा का जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन आप राजेंद्र भारती जी को नहीं समझ पाए, उसमें लेट हो गए, और यही हुआ जो अभी तमाम राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। और आपने कार्रवाई की तो ये प्रमाणित हो गया कि हाँ उन्होंने किया। तो ये आपके अपने इतनी जल्दी नाराज कैसे हो जाते हैं और इतना नुकसान पहुंचा देते हैं, जबकि आप इतने सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ 2018 के उन 15 महीनों को मैं छोड़ दूं तो, या उस नतीजे को छोड़ दूं तो क्यों अपनों को मनाने में हमेशा नाकाम रहते हैं? प्रवीण जी, प्रवीण धौलपुरे जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बीच में आपकी बात थोड़ी सी सुन नहीं पाया था, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। सर कुछ नहीं, मेरा इतना ही कहना है, नहीं सुन पाए सर आप। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रही हूं कि आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पाते। आपने जब चुनाव शुरू किया तो नरोत्तम मिश्रा जी के टिकट कटने के साथ और उसे भुनाने के साथ ही शुरू किया। आज जब आपने वक्तव्य शुरू किया तो आपने कहा कि दादा के साथ जो हुआ, अरे राजेंद्र भारती आपके लिए क्या कर रहे थे, ये वो आप क्यों नहीं देख पाए? आपको लगता है कि अभी भी आप 2028-29 में मुकाबले के लिए तैयार हैं संगठनात्मक रूप से, बूथ स्तर पर? यदि यही हाल रहा, पहले अवधेश नायक जी को आपने नाराज किया, फिर राजेंद्र भारती जी ने तो कमाल ही कर दिया समझ लीजिए। ऐसे में घनश्याम जी जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी कह रहे हैं कि भाई मैं जीत रहा हूं, उनके बयान हम देख रहे हैं, मैं जीत रहा हूं, नरोत्तम जी भी कह रहे हैं हम ही जीत रहे हैं। ये आफत आपके अपने ही क्यों करते हैं आपके लिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि 2023 में जो चेहरा था कांग्रेस पार्टी का वो आदरणीय है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम काटा गया है चुनाव में, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी थी, ये तो पूरा देश देख रहा है, राजेंद्र भारती जी का नाम क्यों काटा था, क्योंकि राजेंद्र भारती जी इस परिपाटी से आए हैं, वो लगातार कई बार उनको पार्टी ने, इससे पूर्व में भी पार्टी ने उनको बाहर किया था और वर्तमान में भी किया है। लेकिन सवाल ये कि जो घनश्याम जी, जो पार्टी ने जिनको चेहरा बनाया था, उनके लिए राजेंद्र भारती जी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करना था, कार्यक्रमों में शामिल होना था, लगातार जनता से संवाद करना था। लेकिन जिस तरह से भीतरघात की खबरें आ रही थी, पार्टी हाईकमान ने निश्चित रूप से जो फैसला लिया है वो बात करने का ही स्वागत योग्य है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात करने वाले को कोई जगह नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है उसमें कांग्रेस की जो विचारधारा है
उसी से जुड़ के काम किया जाता है। अगर कांग्रेस को कोई भीतरघात करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और ये इसलिए नहीं दिखाया गया है, पूर्व भी जो आज मतगणना हो रही है उसके एक दिन पूर्व भी हटा दिया गया है। हाँ, लगातार घनश्याम जी इस बात को लगातार कह रहे थे, जिस तरह का भीतरघात ये लगातार कर रहा है, और राजन भारती जी जिस तरह नुकसान पार्टी को करने का कर रहा है, तो इसलिए उनको निश्चित रूप से बाहर किया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भीतरघात हमने तो बाहर कर दिया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर भीतरघात कर रहा है, जो वहां की जनता बोल रही है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे दादा का सम्मान नहीं कर पाई, तो दतिया के मतदाताओं का सम्मान कैसे करेगी? ये तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वो तो स्पष्ट है। सर, आप जीत थोड़ी गए हैं, आप जीत थोड़ी गए जो मैं उनसे पूछ लूं कल्पेश ठाकुर जी से। के बाद आपसे सहमति के बाद मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा और यही बोला कि अपनों की चिंता क्यों कम करते हैं, अपनों को क्यों नहीं मना पाते। आप फिर एक बार नरोत्तम मिश्रा जी पर चले गए। कल्पेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कल्पेश जी। देखिए सोनल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस की जमीन पर क्या हालत है। आप सुन पा रही हैं मुझको? जी बिल्कुल, बोलिए जी, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। सोनल जी, आप देखिए कांग्रेस के किसी नेता के पास दतिया में बताने के लिए ना कोई काम था ना कोई मुद्दा था। ये कांग्रेस का जो अंतरकल है उसकी तुलना नरोत्तम जी के टिकट कटने की प्रक्रिया से और जो वहां पर आंदोलन हुआ उससे ले रहे। तो भाई जब नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने समर्थकों से डायलॉग किया, संवाद किया, तो सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो गई। और व्यक्तिगत तौर पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि नरोत्तम जी ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया पहले दिन से लेकर आज तक नहीं दी, और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बिल्कुल उतने ही आश्वासन जितना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, ठीक है ना। अब इनके यहाँ तो जिसका टिकट कटा, जो चुनाव जिसके कारण हुआ, उसके बाहर आके जिसको प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, उसके पक्ष में कोई बात ना बता पा रहे थे पूरे चुनाव में, और अभी भी नरोत्तम जी की आड़ ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि दतिया में कांग्रेस किस तरह चुनाव लड़ी होगी। जी ठीक, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, आप भी कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, जैसे प्रवीण जी आपके यहाँ की पार्टी की चिंता कर रहे थे। 800 मतों से आगे चले गए हैं अब घनश्याम सिंह जी आशुतोष तिवारी जी से। कल्पेश जी, मैं आपको बता दूं, और आखिरी सवाल है ये, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये जो मंदिर बनवाया, अवधेश नायक जी जब आईएनएच से जुड़े तो उन्होंने कहा कि भाई चाहे अवधेश नायक हो, मतलब मैं स्वयं, या फिर नरोत्तम मिश्रा जी क्यों ना हो, ये दोनों ने बहुत काम किया 2023 के बाद, लेकिन इन दोनों को टिकट नहीं मिलकर अलग अलग लोगों को दिया गया। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि दतिया में दतिया के कोई विषय रहे, या दोनों की अंतरकलह रही वही रहा, पार्टी ने चेहरा बदल दिया वो विषय रहा, या दतिया के अपने भी कोई विषय रहे? क्योंकि दतिया 2023 में जो नतीजे दतिया में आए थे, उसके बाद जाहिर तौर पर शिकायतें होती रही कि हमारी सरकार नहीं थी, हम काम नहीं करवा पाए। लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी लगातार वहां सक्रिय थे, तो काम के एवज में देखा जाए तो कुछ उम्मीद करनी चाहिए क्या? ये दोनों चीजों को छोड़ दीजिए, इन लोग ने किसको सबसे पहले आपने काम की बात कही है, तो काम के मामले में अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश की टॉप 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को अगर सिलेक्ट करें जिनमें सबसे ज्यादा विकास हुआ हो, तो उनमें दतिया कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। वो जब 2008 के बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया में पहुंचे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि वहां पर अवधेश नायक को टिकट नहीं दिया और घनश्याम सिंह को दिया। देखिए, मेरा जो आकलन है, चाहे दतिया की स्थानीय परिस्थितियां, पार्टी की स्थिति और सामने वाले कैंडिडेट को देखते हुए कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही शानदार डिसीजन है, भले ही वो जीतती है या हारती है, क्योंकि उससे बेहतर उम्मीदवार उनके पास मुझे नहीं लगता कि अवधेश नायक रहते। क्यों? क्योंकि 2 चुनाव वो वहां से जीते भी हैं, उनका व्यक्तिगत जुड़ाव है, औरा भी बड़ा है, ओहदा भी बड़ा है, लेकिन उतना उनके कंपेरिजन में अवधेश जी का नहीं है। भले ही अवधेश जी ने वहां प्रयास किए, एक बार वो उमा भारती की पार्टी से चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोट आए, वो भी एक कारण रहा होगा। दूसरी चीज ये देखा जाए कि अगर नरोत्तम का टिकट क्यों कटा, मुझे तो ये लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप की नाराजगी या स्टेट बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स एक बड़ा कारण रहा है, जिसके कारण नरोत्तम का टिकट ड्रॉप हुआ और जिस दूसरे को टिकट मिला। और ये एक बड़ा कारक इस चुनाव में पूरी, चाहे कांग्रेस के लिए हो, भाजपा के लिए हो, दोनों के लिए रहा। लेकिन
जिस प्रकार से राजेंद्र भारती के अगेंस्ट जो वहां के कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट ने मोर्चा खोला और वो मोर्चे ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के राजेंद्र भारती को बहुत बड़े घेरे में ले लिया है और उनका जो रोल है वो कहीं ना कहीं ऑडियो वीडियो, हालांकि मीडिया में नहीं आए, लेकिन मुझे आइडिया है, मुझे पता है कि उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप यानी कांग्रेस के हाईकमांड को वो सौंपे हैं। कुल मिला के डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, बांकीपुर में भले ही जेनजीज का जो है फायदा उठाते हुए प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, लेकिन दतिया में जो नेशनल इश्यूज ने कोई अपना जो असर नहीं दिखाया। कुल मिलाकर इंटरनल पॉलिटिक्स पर ही ये पूरा चुनाव जो है इसके नतीजे आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इतना सारा वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि दतिया का दंगल जिसे लगातार हम दिखा रहे हैं, हर चुनावी अपडेट, उपचुनाव से जुड़ी, काउंटिंग से जुड़ी जो भी जानकारी आप तक पहुंची है लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर फिलहाल आशुतोष तिवारी घनश्याम सिंह से पीछे चल रहे हैं। 800 मतों से कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो दतिया उपचुनाव की बात करें, इधर बांकीपुर में देखें तो अच्छे खासे अंतर की यदि बात करें तो वो तो दिखाई नहीं देता प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं लास्ट अपडेट तक जो जानकारी है। इधर यदि गुजरात की बात करें, मांजलपुर में जहां पर उपचुनाव हुआ एक सीट पर, वहां पर विशुद्ध रूप से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और जिस तरह से अंतर है उसमें दूसरी संभावना लगती भी नहीं कि कांग्रेस उम्मीदवार जीत पाएंगे। तो फिलहाल 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।